हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक रिफॉर्म्स थ्रू लॉज, कानूनों के ज़रिए सुधार। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे उसके बाद में जैसे फैक्ट्रियों में मशीनरी आ गई थी, मशीनों का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया था और जो वर्कर्स थे उनको फैक्ट्रियों से बाहर कर दिया गया था। लेकिन मशीनों को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को और छोटे बच्चों को काम पर रखा जाने लगा, उनको अपॉइंट किया जाने लगा, बजाय मेल जो वर्कर्स थे उनके। मेल वर्कर्स को फैक्ट्रियों में कम जगह मिलती थी, जबकि महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा रखा जाता था। ठीक है। दूसरा इसमें है कि टाइम के साथ हमने देखा कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वहाँ पे काम करना भी मुश्किल होता जा रहा था, और उन्हीं को लेकर कुछ कानून बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए जिनके ज़रिए सुधार किया गया। तो इसमें हम उन्हीं कानूनों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें 1819 में एक कानून बनाया गया। कौन सा कानून? प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज एंड लिमिटिंग द हावर्स ऑफ वर्क्स ऑफ दोज बिटवीन द एज ऑफ 9 and 16 to 12 हावर्स ए डे। इस अधिनियम में, इस कानून में जो 1819 में पास किया गया था, इसमें साफ तरीके से कहा गया कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। यानी 9 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम, कंपनियों में काम करने पर पाबंदी लगा दी, उनको बैन कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद 9 से 16 साल के या 16 साल के जो बच्चे हैं उनको भी एक टाइम लिमिटेशन दी गई कि इस समय सीमा के बाहर वो काम नहीं कर सकते, कंपनी जो मालिक हैं वो उनसे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, और उनके लिए 12 घंटे का एक दिन नियुक्त कर दिया गया कि एक दिन में वो 12 घंटे से ज़्यादा फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। ठीक है। ये कानून 1819 में पास किया गया। लेकिन इस कानून के बाद भी जो कंडीशन थी उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुए, क्योंकि कंपनी मालिक इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्लस में जो वर्कर्स थे वो भी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको तो एक कमाई का जरिया चाहिए होता था जिसमें बच्चे काम करें तो घर में जो इनकम है वो घर की इनकम बढ़ेगी। तो जो वर्कर्स थे उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे काम नहीं करें। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरा एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ 1833, 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया, इसमें क्या कहा गया? इन दिस एक्ट दैट परमिटेड चिल्ड्रन अंडर 9 टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्री, कि जो 9 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 9 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो केवल सिल्क फैक्ट्री में काम करेंगे, रेशम उद्योग में, रेशम फैक्ट्रियों में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री में खतरा कम होता है। ठीक है। लिमिटेड द हावर्स ऑफ वर्क ऑफ फॉर ओल्डर चिल्ड्रंस, और जो बड़े बच्चे थे 9 साल से उम्र में बड़े थे, 9 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे थे, वो उनके काम करने के जो घंटे थे उनको भी लिमिटेड कर दिया गया था, यानी निश्चित कर दिया गया था कि उनसे निश्चित घंटों में ही काम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करवाता जाएगा। ठीक है। and provided a number of factory inspector to ensure that act was enforced। और इसी के साथ में एक कंपनी निरीक्षक, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, उनकी भी नियुक्ति की गई, एक निरीक्षक की नियुक्ति की गई, ताकि वो ये देख सके कि कंपनियों में ये जो एक्ट है इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसको लागू किया जा रहा है या नहीं, या इसको माना जा रहा है या नहीं। ठीक है। लेकिन इन दोनों एक्ट आने के बाद में 1842 में जो माइंस कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसमें उसने साफ साफ लिखा कि कंपनियों में 1833 से पहले की जो कंडीशन थी, 1833 के एक्ट आने के बाद में उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन, उससे भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन हो गई है वर्कर्स की। ठीक है। यानी उनके साथ में और भी ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्लस में छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको खान उद्योगों में काम करवाया जा रहा है। ठीक है। यानी ये जो नियम है ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लागू किए गए हैं, जो कपड़ा उद्योग है सिर्फ वहाँ पे ही लागू किए गए हैं। जो माइंस इंडस्ट्री है वहाँ पे, खान जो उद्योग है उसमें लागू नहीं किया गया है। खानों में छोटे बच्चे और महिलाओं से काम करवाया जा रहा है। ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट अधिनियम हमारा आता है
द माइंस एंड कोयलेज एक्ट, खान और कोयला खान अधिनियम 1842 में खान और कोयला खान अधिनियम, विशेष रूप से वो खान उद्योग के लिए, माइंस इंडस्ट्री के लिए ये कानून बनाया गया। इसमें क्या कहा गया, बैन चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। इसमें बैन किया गया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाएं अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगी, यानी खानों में काम नहीं करेंगे, नीचे जाके कोयला खानों में या किसी भी खानों में काम नहीं करेंगी। ये पूरे तरीके से बैन कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद काम करने के घंटे निश्चित करने के लिए अगला जो एक्ट आया, अगला जो बिल आया वो था द 10 आवर्स बिल, 10 घंटा अधिनियम, 1847 में आया। 1847 में इस बिल को पास किया गया। इसमें क्या कहा गया, इन द एक्ट लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन एंड यंग पीपल एंड सिक्योर्ड ए 10 आवर डे फॉर मेल वर्कर्स। इस एक्ट में कहा गया कि वुमेन यानी महिलाओं और जो युवक लोग थे, बच्चे थे, उनके लिए काम करने के घंटे निश्चित कर दिए गए, और जो मेल वर्कर्स थे, ठीक है, मेल वर्कर्स थे, उनके लिए भी 10 घंटे का एक दिन निश्चित कर दिया गया, यानी 10 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 एक्ट हमारे आए 1890 में, 1833 में, 1842 में और 1847 में, ठीक है। इन चारों के जरिए थोड़ी थोड़ी जो वर्किंग कंडीशन थी उनमें सुधार किया गया। नेक्स्ट इसके बाद में आया फिल्डर्स फैक्ट्री एक्ट 1847, ठीक है। इस एक्ट में क्या कहा गया, दैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स ए डे। यानी इस एक्ट में साफ साफ तरीके से कह दिया गया कि 18 ईयर से छोटे बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाओं को 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। उनके एक दिन में काम करने के घंटे कितने निश्चित कर दिए, 10 आवर्स उनके लिए डिसाइड कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए कि इनसे ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए। इसमें 4-5 हमारे कानून यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा द डिबेट्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के विषय में वाद विवाद। जैसा कि हमने देखा है कि जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो 1780 से और 1850 तक का जो टाइम पीरियड है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए मानते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस टाइम पीरियड के लिए औद्योगिक क्रांति उस समय को कहना ठीक है, उचित है या नहीं है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि उसको औद्योगिक क्रांति क्यों कहा गया और औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं कहना चाहिए। तो पहला हमने जैसे इसमें देखा है, जो हमने पूरा चैप्टर इसमें देखा, तो उसमें हमने पढ़ा है कि इस टाइम में कौन कौन से चेंज होने लगे थे, कंपनियों की कंडीशन कैसे सुधर रही थी, मशीनरी आ रही थी, कौन से इन्वेंशन इस टाइम पीरियड में हुए जिसके कारण हम इस टाइम पीरियड को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम इसके विपक्ष में जो विचार हैं वो देखेंगे कि कैसे इसको औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस सो इज़ नॉट राइट टू बी कंसिडर्ड ए रेवोल्यूशन। इसमें कहा गया है कि जो औद्योगिकरण का जो रफ्तार थी या उसकी गति थी वो बहुत ही धीमी थी, एक कर्मिक प्रक्रिया थी। कर्मिक प्रक्रिया यानी धीरे धीरे उसमें सब चीज़ें होती रही हैं। क्रांति का मतलब क्या होता है कि अचानक से सब कुछ हो गया, ठीक है, बहुत तीव्र गति से सब कुछ परिवर्तित होना, सब कुछ चेंज हो जाना। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी वो एक ग्रेजुअल प्रक्रिया थी, यानी कर्मिक रूप से होने वाली प्रक्रिया जो धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ी थी। तो ऐसे समय के लिए सही नहीं होगा कि हम उसको रेवोल्यूशन का नाम दें, क्रांति का नाम दें, यानी उसको क्रांति नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है इसमें until well into the 19th century large region of England remained untouched by factories और mines। कि 19th सेंचुरी के शुरू होने तक या 19वीं सदी थी उसके स्टार्ट होने तक इंग्लैंड के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो अभी तक फैक्ट्री और माइन से अनटच थे, यानी वहाँ पे कोई भी फैक्ट्री या कोई भी खान उद्योग नहीं लगाया गया था। सिर्फ कुछ ही बड़े ऐसे क्षेत्र थे जिनमें आप कह सकते हो जिनका डेवलपमेंट हुआ था, जो विकसित हुए थे और उद्योग धंधे
या मार्केट पूरे तरीके से वहीं पे लागू हुई थी। बाकी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो अभी भी इन चीज़ों से अनटच थे, यानी वहाँ ना तो कोई डेवलपमेंट हुआ था, ना ही फैक्ट्री लगाई गई थी और ना ही वहाँ पे कोई माइंस उद्योग स्टार्ट किए गए थे। और जिन शहरों का विकास हुआ उनमें कौन कौन से थे? लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम। यानी इस टाइप के बड़े बड़े शहरों के ही नाम ज़्यादा विकसित हुए थे और ये शहर ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि इन शहरों में ही जो औद्योगिक क्रांति थी वो आई थी। पूरे देश में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो इस चीज़ को हम औद्योगिक क्रांति पूरे तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर क्रांति होती तो संपूर्ण देश का विकास एक साथ होता। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ब्रिटेन रॉ मटेरियल्स वर सोर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर सोल्ड इन अदर कंट्रीज़। ठीक है, कि ब्रिटेन में जो कच्चा माल, मशीनरी तो वहाँ पे आ गई थी, ये हमें पता है कि मशीनों का वहाँ पे नई नई आविष्कार हो गए थे, नई नई मशीनों को लाया गया था, लेकिन उन मशीनों में काम करने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल अभी भी कहाँ से ख़रीदा जा रहा था? किस पर डिपेंड थे? आउटसाइड, यानी बाहर से, दूसरे देशों से लाया जा रहा था। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्स गुड, जो निर्मित कर दिए गए जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद कर दिया गया उत्पादन माल है, उसको बेचने के लिए भी उसकी किसकी ज़रूरत थी? दूसरे देशों की, एब्रोड, कि बहुत सारे ऐसा सामान जहां बाहर से ही खरीदा जाएगा और बाहर ही बेचा जाएगा, तो उस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? औद्योगिक क्रांति हम कैसे मान सकते हैं कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? क्योंकि सिर्फ मशीनरी आ जाने से औद्योगिक क्रांति हो गई। जो रॉ मटेरियल है वो भी बाहर से ख़रीदा जा रहा है और जो उत्पाद कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया जो माल, उसको भी बाहर ही बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इस बारे में सोचने के लिए एक तर्क होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एक्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर 1850 to 20 suggest that sustained industrialization was to be seen after rather than before these dates। कि जो आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक हैं उनके अकॉर्डिंग, आर्थिक परिवर्तनों के जो सूचकांक हैं उनके अकॉर्डिंग इंग्लैंड में 1815 से 1820 का जो टाइम था, उसके बाद में ज़्यादा औद्योगिकरण होना स्टार्ट हुआ था, यानी उसके बाद में ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, बजाय इस टाइम पीरियड से पहले। ये जो आर्थिक परिवर्तनों के जो सूचकांक हैं उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें ऐसा कहा गया। तो यानी हमने यहाँ ये देखने की बात है कि 1820 के टाइम पीरियड के बाद में अगर औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, तो उससे पहले के टाइम को हम औद्योगिक क्रांति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें थी सिर्फ कुछ ही इलाकों में, या हम कह सकते हैं कि कुछ ही इंडस्ट्री में लागू हुई थी, जहाँ पे हम कोयला, लोहा या फिर टेक्सटाइल, जिसमें हम मेनली जो कॉटन देख रहे थे, रेशम देख रहे थे, सिर्फ इन चीज़ों को छोड़कर बाकी उद्योगों का अभी तक विकास हुआ नहीं था। लेकिन 1840 के दशक के बाद में जो छोटे छोटे उद्योग थे उन पे भी ध्यान दिया जाने लगा था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, जो हैंडलूम थे, घर से जो काम चल रहे थे उनमें, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। और इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का असर यहाँ पे इन उद्योगों पे भी 1840 के बाद में देखने को मिला है। तो इससे पहले के टाइम पीरियड को पूरे तरीके से औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कौन से ऐसे विचार थे या कौन से ऐसे पक्ष थे जो उसके विपक्ष में है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पूरे तरीके से औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब देखना ये है कि 1815 से पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पूरे तरीके से क्यों नहीं हुई है, यहाँ उसका विकास पूरे तरीके से क्यों नहीं हो पाया। उसके दो रीज़न हैं, दो कारण हैं। फर्स्ट तो है कि इंग्लैंड एक साथ दो तरीक़ों पे काम कर रहा था या दो विचारों पे काम कर रहा था। कौन कौन से विचार थे? फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ठीक है, पहला है औद्योगिकरण, जो औद्योगिक क्रांति यहाँ पे चल रही थी उस पे ध्यान देना। दूसरा क्या था? फाइट वॉर्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया। और इसी समय में ये जो टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं 1780 से 1850 तक का, इसी टाइम पीरियड में जो एक ब्रिटेन था वो यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ युद्धों में उलझा
हुआ था। जैसा कि हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश सर थे वो इंडिया में आ चुके थे, ठीक है, इंडिया में आ चुके थे और टाइम पे इंडिया के जो भी छोटे छोटे रियासत थे या जो स्टेट थे उनके साथ कहीं ना कहीं उनका युद्ध चलता रहता था, ठीक है। कभी मराठा के साथ, कभी आप देखोगे पंजाब के साथ में, कभी गुजरात के साथ, कभी बंगाल के साथ, तो इस तरीके से युद्ध होते रहते थे। और ब्रिटेन के पास जो भी पूंजी थी, जो पैसा था, वो इन युद्ध में वेस्ट होता रहा, इन युद्ध में खर्च होता रहा। ऐसे यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ भी ब्रिटेन के निजी जो युद्ध थे वो होते रहते। तो ये जो पैसा था उसने यहाँ पे वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ पे वेस्ट जा रहा था, खर्च हो रहा था। जिस तरीके से ब्रिटेन पूरे तरीके से औद्योगिकरण पे ध्यान नहीं दे पाया, जहाँ नई नई मशीनें लानी चाहिए थी, उद्योगों पे ध्यान देना चाहिए था, उन चीज़ों की बजाय जो युद्ध हो रहे थे वहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा था। दूसरा, जब इतने सारे चारों तरफ से जो ब्रिटेन था उसके युद्ध चल रहे हैं, कहीं अमेरिका में, कहीं यूरोप में, कहीं इंडिया में, ठीक है, तो इन सब के लिए उनको किसकी ज़रूरत थी? आर्मी फोर्स की ज़रूरत थी। तो उसने, ब्रिटेन ने क्या किया, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको फैक्ट्रियों से निकाल कर और कहाँ कर दिया? आर्मी में, ठीक है, आर्मी में उनको एडजस्ट करने लगे, यानी उनको सेना में बुलाने लगे कि उनके लिए युद्ध करना कंपलसरी कर दिया। इस तरीके से जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले, तो जब वो वहाँ से चले गए तो फैक्ट्रियों का जो विकास था रुक गया, उसका जो गति थी वो अवरुद्ध हो गई थी। इस तरीके से भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पूरे तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन पूरे तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि औद्योगिकरण था उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं हुआ या थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है। उस टाइम का जो परिवर्तन है वो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने है। उसके अलावा ये सिर्फ उद्योगों तक या फिर ये कहें कि इंडस्ट्री तक या फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं था औद्योगिकरण, बल्कि एक आप कह सकते हो सोशल लाइफ को भी इसने इफेक्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या हुए कि ऐसे दो वर्ग निकलकर सामने आए औद्योगिकरण में जो पहले के टाइम पीरियड में नहीं थे। पहला कौन सा है? द बुर्जुआस, बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग भी आप इसको कह सकते हो। इस टाइम पीरियड में एक पूंजीपति वर्ग निकलकर सामने आता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? द न्यू क्लास ऑफ प्रोलेटेरियन लेबर्स इन टाउन, एक मजदूरों का सर्वहारा वर्ग, ठीक है, सर्वहारा वर्ग, एक मजदूर वर्ग अलग से ही जो शहरों में स्थापित हो गया था। जो लोग गाँव से निकल कर आए थे और हमने बात की थी कि शहरों में बस गए थे, वो एक सर्वहारा वर्ग बन गया था। तो यहाँ पे हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं, पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, जिसमें हम देखा कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कौन कौन से इन्वेंशन हुए, कौन से चेंजेस वहाँ पे आए, जिनके फ़र्क सोशल लाइफ पे या हम देख सकते हैं इकोनॉमिक जो एरिया था वहाँ पे कैसे कैसे इसके प्रभाव पड़ते गए, ठीक है। थैंक यू।